बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम कुलियात कानून से अमराज मुफ़रदा के बारे में आपके साथ बातचीत करेंगे कि अमराज मुफ़रदा क्या होते हैं। अमराज मुफ़रदा की तारीफ़ से पहले हम कुलियात कानून में शेख बोले सीना रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़ा मुफ़रद और मुरक्कब को समझने की कोशिश करते हैं कि शेख साहब ने मुफ़रद आज़ा किसको कहा है और मुरक्कब आज़ा किसको कहा है। सबसे पहले हम मुफ़रद आज़ा की तारीफ़ करेंगे, उसके बाद फिर हम अमराज मुफ़रदा के बारे में पढ़ेंगे। शेख साहब के मुताबिक मुफ़रद आज़ा का ताल्लुक़ इस तरह है कि मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि जैसे हड्डी है, हड्डी का बहुत बड़ा टुकड़ा भी हड्डी होता है और हड्डी का छोटा सा टुकड़ा भी हड्डी होता है। इसी तरह गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा भी गोश्त है और उसका एक छोटा टुकड़ा भी गोश्त है। पूरी नर्वस सिस्टम भी आसाब है और उसका एक टुकड़ा भी असब है। तो कहने का मकसद ये है कि शेख साहब के बकौल मुफ़रद की तारीफ़, मुफ़रद उज़्व की तारीफ़ वो है कि जो बड़े से बड़े उज़्व पे भी सादक आती हो और छोटे से छोटे उज़्व के ऊपर भी सादक आती हो। यानी कि जो तारीफ़ आप उसके छोटे से छोटे उज़्व की करेंगे, छोटे से छोटे हिस्से की करेंगे, वही बड़े से बड़े हिस्से की भी तारीफ़ करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि हड्डी का छोटे से छोटा टुकड़ा भी हड्डी है और बड़े से बड़ा टुकड़ा भी हड्डी है। इसी तरह गोश्त, आसाब और दीगर मुफ़रद आज़ा शामिल हैं इसमें। तो यहाँ पर मुफ़रद आज़ा की तारीफ़ के बाद अमराज मुफ़रदा के बारे में बताऊँगा कि अमराज मुफ़रदा में सूए मिजाज और अमराज तरकीब की कुछ हालतें शामिल होती हैं। अमराज मुफ़रदा बाज़ औक़ात सिर्फ़ मुफ़रद आज़ा को ही लाहक होते हैं, यानी अपने मादे के ज़रिए और अपनी तरकीब के ज़रिए सिर्फ़ मुफ़रद आज़ा को ही लाहक होते हैं। दूसरी किस्म इसकी ये है कि ये आज़ाए मुरक्कबा को भी लाहक हो जाते हैं। आज़ाए मुरक्कबा से मुराद हमारी क्या है? मिसाल के तौर पर हमारा चेहरा है, इसमें आंखें हैं, नाक, कान, होंठ वगैरह शामिल हैं। तो ये मुफ़रद आज़ा हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नाक भी मुफ़रद है, इस जैसी और नाक नहीं है। कान भी हमारे मुफ़रदात में शामिल हैं, इन जैसे और कान नहीं हैं। यानी कि हम एक एक उज़्व की एक एक कैटेगरी को लेते हैं, यानी हर उज़्व अपने आप में एक पूरा एक उसका वजूद है। तो उन चीज़ों के मिलने से एक उज़्व बनता है, जैसे आँख, कान, नाक, होंठ, ज़ुबान, दांत और हलक़ूम वगैरह के मिलने से ये हमारा सर बनता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? सर है। इसी तरह हमारे हाथ में हड्डी, जोड़, पट्ठा और उस हड्डी के ऊपर उसको क्या कहते हैं? काट। हाँ, तो मैं ज़िक्र कर रहा था कि हड्डी के साथ उसकी झिल्लियाँ वगैरह जो है वो भी मुंसलक होती हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर एक उज़्व बनाती हैं, मुरक्कब उज़्व बनाती हैं। इसी तरह पाँव है, पाँव में भी कहने को वो एक पाँव है तो लेकिन उसके अंदर गोश्त, हड्डी, असब, पट्ठा वगैरह सब शामिल हैं। तो ये सारे मुफ़रद आज़ा मिलकर एक मुरक्कब उज़्व बनाते हैं। तो ये जो मुफ़रद अमराज हैं, ये अमराज आज़ाए मुरक्कबा में भी लाहक हो सकती हैं। मुफ़रद अमराज मुफ़रदा एक उज़्व को भी लाहक हो सकते हैं और ज़्यादा अज़ा के कॉम्बिनेशन को भी लाहक हो सकते हैं। इसके अलावा ये इसकी तीसरी किस्म है कि अमराज मुश्तरक, यानी कि ये अमराज मुश्तरक जो है ये किसी भी मुफ़रद उज़्व को लग सकता है और किसी भी मुरक्कब उज़्व को लग सकता है। ये किसी का मोहताज नहीं है कि अगर उज़्व मुफ़रद में लगेगा तो ही मुरक्कब में कन्वर्ट होगा। मिसाल के तौर पर हाथ में हम मुफ़रद
ہم نے تعریف کی تھی کہ ہڈی مفرد ہے، تو ہڈی کو لگے گا اس کے ساتھ گوشت بھی انوالو ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ نرو اور ٹینڈنز وغیرہ بھی انوالو ہو جائیں گے، تو یہ مرض مفرد سے مرض مرکب بن جائے گا۔ چونکہ میں یہاں پہ ایک بات اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت مائکرو اسٹڈی نہیں تھی، تو اس لیے اس کے بلک کو، کوانٹٹی کو، یا اس کے پورے جسم کو ایک جسم تصور کیا جاتا تھا، اور اس کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا تھا، اس کی ڈیفینیشن کی جاتی تھی، اور اس کی تشریح اسی طرح پڑھی جاتی تھی کہ جیسے ہم میکرو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب چونکہ مائکرو اسٹڈی آ چکی ہے، اب تو بون سیل، ٹیشو سیل اور سیل سے اندر اس کی جو ہے وہ تمام جتنے بھی آرگنیلیز ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں معلومات مل جاتی ہے۔ جب ہم سیل کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں سیل کے اندر کی بھی دنیا، جو کہ ہمیں سیل ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس کے اندر کی بھی دنیا کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس میں رائبوسومز ہیں، گالجی آپریٹرز ہیں، ڈی این اے، آر این اے، نیوکلیس وغیرہ ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت مائکروسکوپ نہیں تھی، اس وجہ سے اس کی مائکروسکوپک اسٹڈی جو ہے اس وقت نہیں ہوئی، اب ہو چکی ہے۔ اب اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بون مفرد نہیں ہے، بون مرکب ہے، گوشت مفرد نہیں ہے، گوشت کمبینیشن ہے۔ لیکن ہم چونکہ اس وقت کی تھیوری کو ڈسکس کر رہے ہیں، شیخ بولی سینا کی، تو اس کے اکارڈنگ جو ہے جو تعریفیں مفرد اعضاء کی بنتی ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اور جو مرکب اعضاء کی تعریفیں بنتی ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو مفرد امراض مفردہ ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر یہ سوء مزاج یا امراض ترکیب کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح امراض مرکب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس میں سوء مزاج بھی شامل ہے، امراض ترکیب بھی شامل ہے، اور امراض تفرق اتصال بھی شامل ہیں۔ امراض ترکیب میں امراض خلقت، امراض وضع، امراض عدد اور امراض مقدار شامل ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی عکاس ہیں کہ اسٹڈی تو ہر دور میں ہوتی رہی ہے، لیکن چونکہ آج جدید دور میں ہمیں تمام ایکوپمنٹس مل گئے ہیں جن کی وجہ سے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ہمارا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ شیخ بولی سینا کے نظریات کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کو عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھتے ہوئے اس کو کہ اس کو اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا وقت کے ساتھ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو یہ اس میں شامل ہے۔ تھینک یو۔